नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हम इतिहास में आपको बता रहे थे, इतिहास में जो है क्या बता रहे थे, क्या पढ़े थे? हाँ, सिंधु सभ्यता बता रहे थे। सिंधु सभ्यता को हम बताते हुए आगे पहुँचे हैं। आज आपको बताएंगे वैदिक सभ्यता के विषय में। ठीक है, बहुत विस्तार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि और सब पढ़ना है। बीएड का और विषय जो है उसी हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उस पर प्रकाश डालते जाएंगे। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ पूछा गया उसके विषय में हम बताते जाएंगे। तो आइए हम आप जो है वैदिक सभ्यता के विषय में जाने। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या है। पहली बात तो वैदिक सभ्यता का हम कार्यकाल जाने, कब से कब वैदिक सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल होता है और उत्तर वैदिक काल होता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल का कार्यकाल पूछता है, अगर एक नंबर में पूछे ऋग वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आप बताएंगे 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में है, ना कि ईस्वी में। ठीक है, ऋग वैदिक काल का कार्यकाल 1500 से लेके कितना है, 1000 ईसा पूर्व। अगर उत्तर वैदिक काल पूछता है तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि ऋग वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल का कार्यकाल कितना है। ठीक है, वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक का कार्यकाल कितना है, 1000 से 600, और उत्तर वैदिक काल का 600 से 1000 से 600। 1500 है, 1500 से 1000, 1500 से 1000 ऋग वैदिक काल, उत्तर 1000 से 600। ठीक, अब आए देखिए ऋग्वेद में, इसमें कई वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ठीक है, अब इसमें पूछता है ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सामवेद को पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद को और अथर्ववेद को। ठीक है, ये आपको पहले बता भी दिए थे लेकिन वैदिक सभ्यता में है, फिर एक बार हम आपको बताए दे रहे हैं। ऋग्वेद के जो पाठकर्ता है उसे क्या कहा जाता है, ऋग्वेद काल के पाठकर्ता, हाँ पाठकर्ता, याद करते चलिएगा, पाठकर्ता को होत्र या होता कहा जाता है। ठीक है, होता कहा जाता है, कहा जाता था। ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब आ गया सामवेद। सामवेद में जो होते हैं, इसका जो है सामवेद में जो है गान और संगीत उंगीत जो गायन हो रहा है, इसी से जो इसका सामवेद से इसका जन्म हुआ है। ठीक है, इसका जो पाठकर्ता उसे क्या कहा जाता है, इसके सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, सामवेद के जो पाठकर्ता है इसके उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गाता, गाता कहा जाता है। आप यहाँ समझिए क्या कहा जाता है, उसके बाद किताबों को एक बार पढ़ेंगे, दोबारा आपके समझ में तुरंत आ जाए। एक बार यहाँ समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से बहुत याद होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो सुनता है, देखता नहीं है, सुनता है, सुनते सुनते उसके हर चीज़ याद हो जाता है। तो देखिए, पाठकर्ता को जो उद्गाता कहा जाता है सामवेद के। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अध्ययन करके दिया गया। क्या दिए हैं अध्ययन ना, क्या दिए हैं, अध्ययन करके दिए हैं ना, क्या दिए हैं, दिखाओ। इसके जो पाठकर्ता होते हैं, इसके उनको क्या कहा जाता है, अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, हाँ अध्ययन कहा जाता है, जो बता रहे हैं अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद में ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इतना तो हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद आप किताब पढ़ेंगे, एक बार यहाँ समझ लीजिए क्या क्या है। इसके बाद आएंगे, जब वैदिक काल में हम पढ़ते थे, इसमें आर्यों के विषय में तमाम विचारकों ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, आर्य कहाँ के हैं, इनका मूल निवास स्थान कहाँ है। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, आर्य कहाँ के थे। तो देखिए, इसमें तमाम प्रकार के विचारकों ने तमाम प्रकार के स्थानों को बताया है, लेकिन हम एक दो विचारकों को आपको बताते हैं कौन क्या कहा है। आर्यों का मूल निवास स्थान प्रोफेसर मैक्समुलर के अनुसार, प्रोफेसर मैक्समुलर ने क्या कहा है, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया। क्या बताए हैं, मध्य एशिया को बताए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, इसके अनुसार प्रोफेसर मैक्समुलर के अनुसार, मध्य से मैक्समुलर, मध्य से मध्य एशिया, इसी हिसाब से आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान प्रोफेसर मैक्समुलर के अनुसार मध्य एशिया है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है, ये बताए हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बताए हैं, उत्तरी ध्रुव। कौन बताए हैं, बाल गंगाधर तिलक।
इसके बाद आइए दयानंद सरस्वती भी कुछ कहे हैं। दयानंद सरस्वती जो है आर्यों के मूल निवास स्थान को क्या बताए हैं? तिब्बत बताए हैं। क्या बताए हैं? तिब्बत प्रदेश। ठीक है, तिब्बत प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान जो है तिब्बत प्रदेश बताए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में कभी कभी पूछता है कि जो है ऋग्वेद में जो है इंद्र का कितनी बार उल्लेख है, अग्नि का कितनी बार उसका उल्लेख है, और सभा होगा कितनी, मतलब इनका उल्लेख पूछता है। तो ऋग्वेद में जो है इंद्र का 250 बार उल्लेख, कितना? 250 बार। अग्नि का कितनी बार उल्लेख है? लिख लीजिए, अग्नि का 200 बार। कितनी बार? 200 बार। उसके बाद जो है इसमें जो है एक और है जो है जिसे हम क्या कहते हैं? विदत कहते हैं। ठीक है, इनका जो है देखिए जन का 275 बार, 275 बार। इसी हिसाब से सबका है, लेकिन कुछ जानते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो ऋग्वेद में जो है इंद्र का, अग्नि का काम क्या था जानते हैं कि कोई? अग्नि का काम क्या था? मध्यस्थता कराना। देखिए विवाह शादी में अग्नि रहते, अग्नि के सामने फेरे लगाए जाते हैं ना, समझिए वही मध्यस्थता का काम करती थी अग्नि है। इंद्र जो है ये किसके पुजारी थे? इंद्र जो है किसके पुजारी थे? इंद्र जो है इंद्र को किस कौन सा देवता माना जाता है? मान लीजिए, हाँ, वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था। आप जानते भी हैं जब एक बार जो है उसके विवाद हुआ था, तो जब वो गोवर्धन पर्वत को उठाए थे तो वही इंद्र का जो एरावत हाथी था पानी बरसाने लगा। कृष्ण भगवान ने वही अंगुली को उठाए थे गोवर्धन पर्वत को ना, तो कहने का मतलब इंद्र वर्षा के देवता थे। ठीक है, तो इनका जो है 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख है। अग्नि का 200 बार है, जल का 275 बार है। ठीक है, इसके बाद देखिए सभा क्या थी? समिति। उस समय सभा और समिति थी, तो है 250 बार, अग्नि का 200 बार, और जो जन है उनका 275 बार। ऐसे करके देख लेंगे किसका कितनी बार ऋग्वेद में ये उल्लेख हुआ है। ये सभा क्या थी, यही हम आपको बताए थे, सभा और समिति को। सभा क्या थी? विद्वान लोगों की समिति थी। किसके लोगों की थी? जहाँ विद्वान लोग बैठते थे उसे सभा कहा जाता था। विद्वान लोगों की मतलब सभा थी। विद्वान लोग उसमें रहते थे, उसे हम क्या कहते थे? सभा। जिसे आप देख लीजिए पढ़े लिखे लोग जहाँ इकट्ठा हो जाए, विद्वान लोग हो जाए, क्या थी? सभा। और समिति क्या? देखिए विद्वान लोगों की, इसलिए लिख लीजिएगा, विद्वान लोगों की समिति थी। और समिति का रही समिति जिसमें सब लोग पूरे ग्रामीण जो लोग होते थे उसे समिति कहा जाता है। सामान्य जन के लोग ना, लोग को समिति कहते थे। सभा का मतलब विद्वान लोग, और समिति का मतलब जो है इसमें जो है समिति में जो है सामान्य लोग रहते थे। आर्यों की देखिए इकाई में, उसमें जो है आर्यों की इकाई थी, इसे मतलब आर्यों की जो इकाई थी इसमें छोटे करके दे दिए हैं। इसे ग्रामीण थे, जन थे। ठीक है, इसे जो है आर्यों के जो है इकाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ, क्या क्या है आर्यों? कुल था, हाँ, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, ये जो इनके इकाई थी। अब देखिए गाय जो थी, गाय को न मारने वाली अघन्या कहा जाता है। लिख लीजिएगा, गाय को न मारने योग्य अघन्या कहा जाता था। उसमें गाय को न मतलब अघन्या शब्द था, उनको न मारने योग्य कहा जाता था। ठीक है, गाय को न मारने को अघन्या कहा था। आइए किसमें सबसे मेन चीज आ रहा है? नियोग प्रथा थी उस समय। जो विवाह नहीं करती थी उन्हें पुनर्भू कहा जाता था। जो स्त्री विवाह नहीं करती उसे क्या कहा जाता था? पुनर्भू कहा नहीं, एक बार दोबारा जो विवाह करते पुनर्भू कहा जाता है, और जो विवाह नहीं करते उन्हें अमाजू कहा जाता है। ठीक है, जो विवाह नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? अमाजू। और जो दोबारा विवाह करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुनर्भू कहा जाता है। दोनों शब्द याद करिए। और गाय को न मारने योग्य जो अघन्या कहा जाता था। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। आर्यों की भाषा जो है, इनकी भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आइए देखिए यहाँ जो है दिशाओं में जो है किस कौन सी दिशा को क्या कहा जाता था। उस समय जो दिशाएं थी उनमें उनको क्या कहा जाता था, उसके विषय में थोड़ा आप लोग जान जाइए। ठीक है, आइए उसके विषय में हम आपको बताते हैं। पूर्व में क्या होते थे? प्राच्य सम्राट।
पूर्व को क्या कहा जाता था? प्राच्य सम्राट, प्राच्य सम्राट, ठीक है। पूर्व को सम्राट कहा जाता, चाहे प्राच्य लिख लीजिए, ठीक है, प्राच्य सम्राट। पश्चिम को क्या कहा जाता था? जो पश्चिम, हाँ, पश्चिम के लोग होते थे, पश्चिम के जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पूर्व, पैसे पश्चिम बना लीजिएगा, पश्चिम, उनको क्या कहा जाता था जानते हैं? स्वराट कहा जाता। क्या कहा जाता? स्वराष्ट्र। और पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर में जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? उत्तर वाले क्या कहा जाता था? उत्तर वाले जो कहा जाता था विराट कहा जाता। क्या कहा जाता था? विराट, उत्तर विराट, इसे बना लेंगे, ठीक है। एक बार किताब पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, एक बार समझ लीजिए, विराट। और मध्य में जो होता है उसे राजा कहा जाता है। मध्य में क्या, किसे क्या कहा जाता था? मध्य को राजा कहा जाता था, ठीक है, राजा लिख लीजिएगा। उसके बाद दक्षिण में भोज थे। दक्षिण में क्या थे? भोज, ठीक है। पूर्व को सम्राट, पूर्व को क्या कहा जाता था? सम्राट। पश्चिम को स्वराष्ट्र, उत्तर को विराट, मध्य को राजा, दक्षिण को भोज, ठीक है। वाजपत होते थे और इसमें जो है उग्र जो लोग होते थे, उग्र वाले मतलब जो वसूलते थे, कर वसूलते थे, उन्हें उग्र कहा जाता था, ठीक है। उग्र लोग जो होते थे क्या वसूलते थे? कर और जो वसूलते थे उन्हें उग्र कहा जाता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए अपराधियों का पकड़ने वाले, अपराधियों को, जैसे आज पुलिस है, अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था, उग्र कहा जाता था। जो अपराधी को पकड़ते थे, वही बात उग्र, आज पुलिस उलिस हैं, तमाम लोग हैं जो उसमें क्या कहा जाता था? उनको उग्र कहा जाता था, ठीक है। वाजपत जो होता है एक गोचर भूमि का अधिकारी होता था, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपत जो होता था गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने वाले थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताते रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वैदिक सभ्यता से दशराग युद्ध। ये पूछता है दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पूछे किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ठीक है। दशराग युद्ध जो था जो परुसड़ी नदी के किनारे, कौन सी? रावी लिखिए, क्या? रावी या परुसड़ी, ठीक है। जो पूछ ले जैसा विकल्प में रहे, ठीक है, रावी या परुसड़ी नदी के किनारे, नदी के किनारे लड़ा गया। कौन सा युद्ध? दशराग युद्ध। रावी या परुसड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था, उस जो है। अब पूछता है किसके किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। ये जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? लिख लीजिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है, मंडल में उल्लेख है। भरत और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। भरत जो थे उस, और वो जो है विश्वामित्र को अपने गुरु बनाए थे, बाद में उनको हटा के वशिष्ठ को बना लेते हैं। इसी में जो है युद्ध होता है। उसमें क्या हुआ था? भरत एक तरफ थे, भरत कबीला जो है राजा सुदास थे। कौन थे? सुदास। भरत कबीला कौन थे? सुदास थे। और 10 लोगों का इकट्ठा समूह था, उसमें राजा सुदास जो होता है, भरत कबीला क्या होता है? विजयी होता है, ठीक है। भरत कबीला विजयी होता है। पूछता है कैसे? परसुड़ी मतलब दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दशराग युद्ध आप सीधे बोले रावी या परुसड़ी नदी के किनारे। किसके बीच? भरत और 10 जनों के बीच। भरत जो है उसमें जो है वही मतलब जो है वो अपना गुरु विश्वामित्र को बनाए थे, बाद में वशिष्ठ को बनाए, इसलिए वो लोग 10 लोगों का इकट्ठा समूह बनाए। 10 राग मतलब 10 राजाओं का इकट्ठा समूह बनाए। उसमें कौन जीता है? भरत समूह का जो है 10 सुदास जिसे कहते हैं, भरत समूह जो सुदास था वही जीतता है, ठीक है। आर्यों का समाज कैसा था? देखिए उसमें समाज जो है पित्त प्रधान था। क्या था? पित्त प्रधान था, पित्त प्रधान था। और ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? ग्रामीण। और सिंधु सभ्यता शहरी थी, शहर के हिसाब से। लेकिन ये जो है लिख लीजिए प्रधान था, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद आर्यों का जो पेय पदार्थ था उसे क्या कहते थे लोग? सोमरस कहते थे। आज पूछता है आर्यों का जो पेय पदार्थ था उसे क्या कहता था? सोमरस।
सोमरस कहा जाता था। ठीक है, ये सब उनके विषय में है। और एक प्रथा और जिसमें हम उसे कहते हैं नियोग था। क्या था? नियोग। नियोग क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। नियोग प्रथा उस समय चलती थी। जैसे सिंधु सभ्यता में हम आपको बताए थे उस समय जो है पर्दा प्रथा थी, वेश्यावृत्ति भी उस समय थी। ठीक है, इसमें नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा का मतलब सुन लीजिएगा। नियोग प्रथा का मतलब ये होता है जैसे किसी का पति मर जाता है या पति नपुंसक है तो जो है पत्नी जो है देवर के साथ संबंध बना सकती है। उससे जो संतान उत्पन्न हो तो क्या कहा जाता है? उससे जो संतान क्षेत्रज कहा जाता है। तो यही नियोग प्रथा है। ठीक है, नियोग प्रथा इतना समझिए बस। अगर पूछता नियोग प्रथा क्या है, जो है पति अगर नपुंसक है या पति स्पार हो गया है तो उसमें जो है पत्नी जो है देवर के साथ संबंध बना लेती है, उससे जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रज। वही नियोग प्रथा है। ठीक है, और एक चीज आपको बताया जो है उस समय व्यवस्थाएं थी, विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति थी। ठीक है, पूछता है विधवा को मतलब विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति थी। हाँ, उत्तर वैदिक काल में जो है वैदिक काल में जो है उनको पुनः विवाह करने की अनुमति थी। ठीक है, अब भाई देखिए प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक। कभी कभी पूछते हैं दर्शन प्रवर्तक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानिए। पूछता है चावाक दर्शन कौन थे, चावाक का प्रवर्तक कौन थे? चावाक का क्या है? चावाक। ठीक है, और योग के कारण था पतंजलि। योग कौन है? पतंजलि योग प्रवर्तक। उसके बाद सांख्य कौन थे? सांख्य आप समझ लीजिए कपिल, एक खिलाड़ी थे कपिल देव। ठीक है, कपिल देव जानते हैं ना, 1983 में विश्व कप भारत में लाए थे जब कप्तान थे। ठीक है, तो कपिल रन बनाते थे तो इसे बैठा लीजिए। सांख्य कौन थे? कपिल। न्याय कौन थे? गौतम जी ऋषि जनते यहाँ न्याय करते थे। ठीक है, ये पूछता है इसके बाद ये पूछता है किस दिशा में कौन होते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत विस्तार से नहीं, एक बार इसको समझिए फिर पढ़िए, लूसन पढ़ लेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए हमने देखा क्या क्या हमने पढ़े। ऋग वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल देखा। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल कितना था? 1500 से लेके 1000। आप रुकिए मतलब समझ लीजिए। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का क्या था? 1000 से लेके 600 तक। आइए ऋग्वेद और सामवेद यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं क्या कहा जाता है? होत्र होता कहा जाता था। सामवेद का इसका जो है इसमें जो है गीत संगीत का जनक होता है, इसको जो है उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद को जो है अथर्वी कहा जाता है और अथर्ववेद को ब्रह्मकांड। इसमें जादू टोने जो है चर्चा की गई है। ठीक है, आगे पढ़ाए थे। वो लोग पूछते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया है। ठीक है, किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार, प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार क्या था? बाल गंगाधर उत्तरी ध्रुव बताए हैं। ठीक है, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव। दयानंद सरस्वती ने क्या बताया है? दयानंद सरस्वती ने बताया है कि इनका मूल निवास स्थान तिब्बत था। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार उल्लेख किया गया है? 250 बार, अग्नि का 200 बार और जन का 275 बार। पूछता है कभी कभी। इसके बाद सभा क्या थी? सभा विद्वान लोगों की एक समिति थी, और समिति जो है ये समाजन लोगों की थी। इसके बाद आर्यों की गाय जी थी, कुल थी, सबसे छोटा, फिर ग्राम, 20 जन, राशि से हिसाब से होते थे। ठीक है, गाय को न मारने योग्य अघन्य कहा जाता। अघन्य क्या सब था? गाय को न मारने योग्य अघन्य कहा जा सकता था। और जो स्त्री पुनः विवाह करती थी पुनर्भू कहा जाता था, और जो विवाह नहीं करती थी उसे अमाजु कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये नियोग प्रथा हम आपको बताए हैं। नियोग प्रथा वह है जब पति नपुंसक या नहीं है तो जो है उसमें जो है संतान उत्पन्न करने के लिए देवर के साथ जो संबंध बनाते हैं उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसे चित्र कहते हैं, वही नियोग प्रथा है। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी आर्यों की। ठीक है, अब इस दिशाओं में कौन कौन लोग होते थे, क्या उन्हें कहा जाता? जैसे आज पूरब है, पूरब वाले को क्या कहा जाता था? सम्राट। पूरब को क्या कहा था? सम्राट। पश्चिम को स्वराज, उत्तर को विराट और दक्षिण को भोज। बीच वाले को क्या कहा जाता था? राजा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद वाजपेयी क्या थी? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी तो उग्र क्या है? अपराधी। उग्र लोग ही अपराधी पकड़ी पाएंगे। ठीक बट्टे, उग्र अपराधियों को पकड़ने वाले को कहा जाता था। दशराग गीत सबसे इम्पोर्टेंट। दशराग गीत पूछता है किस नदी किनारे लगाया गया था? रावी या परुसड़ी नदी के किनारे, क्योंकि प्राचीन नाम उसका परुसड़ी था। क्या नाम था? परुसड़ी। इसके बाद पूछता है किसके बीच लड़ा गया था? तो भरत और 10 जनों के बीच। क्यों लड़ा गया था? वो विश्वामित्र को अपना गुरु मानते, बाद वशिष्ठ को मान लेते हैं, तो वो जाके 10 लोगों का इकट्ठा समूह बनाते हैं। इन्हें तो दशराग होकर नाम होगा। ठीक बटे, 10 जने मिलकर लड़ा रहे हैं, लेकिन कौन जीतता है? सुदास जीतता है। सुदास जो भारत कुल का था। ठीक है, यही विजयी होता है। ये हो गया। आर्यों का समाज कैसा था? पित्त प्रधान था और ग्रामीण सभ्यता थी। तुलना करेंगे तो शहरी सभ्यता थी। आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। अब इसमें कुछ पूछता है इसके प्रवर्तक कौन है? जैसे पूछता है प्रमुख दर्शन और इसके प्रवर्तक।
चावाक के चावार्क है, इसके प्रवर्तक हैं चावाक, जो दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है, चावार्क हैं। उसके बाद योग के पतंजलि का तमाम चीज आता है ना, तो योगा समझाइए, योगा से बैठाए रहेंगे पतंजलि हो जाए। कपिल देव छक्का मारता है, जानेंगे इसको जीते 83 में, इसका मतलब जो है रन कपिल जो है संख्या से हो गया। न्याय गौतम ऋषि न्याय करते थे, क्लियर हो गया। यहाँ तक हम बताए हैं, जो शेष बाकी है नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग एक काम ये करिएगा, अब यहाँ से पढ़ने के बाद घर पे जाके जो है दूसरी को एक बार पढ़ लेंगे और अपनी जो किताब है उसको पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।